हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने आए हैं और वो आपका अध्याय है हिंदी गोद ली पद खंड का आपका चौथा चैप्टर लेके आए हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को आप पढ़िएगा तो बहुत ही हंसी आएगी और आश्चर्यचकित भी होइएगा बाबू कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम ही है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर आपने इस तीनों वीडियो नहीं देखा है तो जाइए मेरे यही चैनल पर आप जा करके है जो तीनों वीडियो देख सकते हैं। पहला श्रम विभाजन जाति प्रथा, दूसरा भी देखें, तीसरा भी देखें। पूरा वीडियो है जो एक ही वीडियो में पढ़ाया गया है, पूरा सोल्यूशन दिया गया। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर पूछेगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हैं, तो सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है विधा में, तो ललित रचना है। क्या है बाबू, ललित रचना है। नाखून में हम लोग क्या लगाते हैं, तो या लड़की लोग क्या लगाती है, तो उसमें अपने आप को मतलब उसको नखुन पॉलिश लगाती है। तो उससे आप याद रखेगा कि लड़की लोग नाखून में नखुन पॉलिश लगाती है और उसमें लाल रंग भरती है। तो उसे से आप याद रखेगा कि ललित रचना है। नाखून कैसी रचना है, तो ललित निबंध है। उसके बाद है, इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि नाखून को हम बाबू हजारों बार काटते हैं। कितने बार काटते हैं, अपने जिंदगी से जोड़ लीजिए, हजारों से भी ऊपर बार काटते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून के लेखक हैं। आगे चलेंगे दोस्त। जन्म इनका 1907 ईस्वी में आरक डूबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जन्म कब हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो 1907 ईस्वी में आरक डूबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। आगे चलेंगे दोस्त। भाषा, ये 4 भाषा में बचपन में ही निपुण हो गए थे। पहला है संस्कृत, दूसरा प्राकृतिक, अपभ्रंश, बांग्ला। इतने भाषा में, ये 4 भाषाओं में है जो निपुण हो गए थे बाबू बचपन में ही। तो संस्कृत है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश है और बांग्ला में। आगे चलेंगे। इनके जीवन में 3 व्यक्ति बहुत ज्यादा हैं, जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इनके जीवन में 3 व्यक्ति है जो समर्थन किए। पहला है कबीर दास, दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो पूछेगा कि हजारी प्रसाद के जीवन में कितने व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति थे। पहला है कबीर दास, दूसरा है आपका है जो तुलसीदास और तीसरा आपका क्या है बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से बाबू आपका क्वेश्चन भर भर के पूछता है प्रमुख रचनाएं से। बताइए प्रमुख रचनाएं किनकी है, कौन से इसके लेखक हैं। तो प्रमुख रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल है बाबू, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, कुटज है, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व। ये आलोक पर्व बहुत ज्यादा भी है, इसको है जो आपको घेरा लगा देना बाबू, आप नोट कर दीजिएगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये भी इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अशोक के फूल भी नोट कर लीजिएगा, कुटज भी नोट कर लीजिएगा, कल्पलता भी नोट कर लीजिएगा। इसमें प्रमुख रचनाएं में 3-4 को याद रखिए, आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। आलोक पर्व के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है कुटज के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के प्रमुख रचनाकार कौन है, तो सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलेंगे दोस्त। निबंध संग्रहालय में बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चारुचंद्र लेख, ये भी इम्पोर्टेंट है। आनंद दास का पोथा, ये ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो आपका निबंध संग्रह में ये तीनों भी आएगा है बाबू। बाण भट्ट की आत्मकथा के निबंधकार कौन है, तो सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है चारुचंद्र लेख, निबंध के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आनंद दास का पोथा के निबंध के लेखक कौन है, तो सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कंप्लीट दोस्त। आगे चलेंगे। उपन्यास में देखेंगे सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप है और नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका उपन्यास में हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास आदि।
मतलब आपको उपन्यास में पूछ लेगा कि बताओ है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन कौन से हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास तो ऐसे कबीर भी है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप भी है, नाथ संप्रदाय भी है, कालिदास की ललित योजना है। तो इसमें से 3 को आप याद रखिएगा, पूरा याद करके क्या बनिएगा, पूरा याद कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में एग्जाम पार करने के लिए बाबू आप जो 2 से 3 की याद रखेंगे तो आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, तो आपका उपन्यास है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। उद्भव और विकास और कालिदास की ललित योजना, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो उपन्यास हो गया बाबू, रचना प्रमुख रचना भी हो गया, निबंध भी हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग आलोचना साहित्य, संदेश रासक है, पृथ्वीराज रासो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ सिद्धों की बानियां के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ग्रंथ संपादन में है विश्व भारती, ये भी इम्पोर्टेंट है। शांति निकेतन पत्रिका अगर पूछेगा कि बताइए शांति निकेतन पत्रिका के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। विश्व भारती ग्रंथ के लेखक कौन है, तो सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कंप्लीट दोस्त। अब आगे चलेंगे, इनको आलोक पर्व पर साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त है। यहाँ भी बहुत ज्यादा इनके चैप्टर से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है बाबू, कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला है आलोक पर्व पर। और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया है। तो इनको से अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है, तो हम कहेंगे कि इनको आलोक पर्व पर साहित्य एकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके बाद है भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आगे चलेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बाबू, लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की उपाधि मिली है। लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि इनको मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और शांति निकेतन विश्वविद्यालय में और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ये सारे यूनिवर्सिटियों में विश्वविद्यालयों में ये प्रोफेसर एवं क्या है, तो प्रशासनिक के पद पर है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हैं जो कौन कौन से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर रहे, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद और क्या है बाबू, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, उसके बाद एक और है तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का सन 1979, यहाँ पर देखिएगा, सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में निधन हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हो गया बाबू, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में निधन हो गया। तो इस तरह से है बाबू आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कह सकते हैं कि लेखक परिचय है वो खत्म हुआ। और इसमें है जो क्वेश्चन नहीं आएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन से ललित रचना को लिखा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके एक विधा में क्या है, तो ललित रचना है। आलोक पर्व पर इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त मिला, कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनका निधन कहाँ हुआ, तो सर जी दिल्ली में। निधन कब हुआ, तो 1979 ईस्वी में। जन्म कब हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो आपका 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। कंप्लीट बाबू। ऐसी क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपसे भी हम क्वेश्चन करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप भी अचानक है जो एकदम क्या हो जाइएगा, तो अचानक है जो हक्का बक्का आपका बंद हो जाएगा कि ये भी कोई मतलब क्या है, तो कहने वाली बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये सवाल लेखक, ये हैं लेखक बाबू
कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये उनकी छोटी सी बेटी है। तो बेटी, एक दिन की बात है कि अल्पज्ञ पिता, मतलब सबसे कम जानने वाले पिता से पूछा कि बेटी पूछती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई छोटा बच्चा आ जाए कि भैया बताइए आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो अरे हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अपने देखने के लिए पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को है जो एग्जाम में पास कराने के लिए पढ़ा रहे हैं, ये सवाल का जवाब देंगे। लेकिन जब छोटी बच्ची, लेखक के छोटी बच्ची जब सवाल करती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो पिताजी अचानक हक्का बक्का हो जाते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि फिर बाद में बेटी जवाब देंगे। और ये सवाल उनके मन में है जो हमेशा है जो हमेशा उनके मन में है जो पीड़ा देता रहता है कि बेटी ने एक सवाल किया, उसका जवाब भी हम नहीं दिए। बिल्कुल छोटा सा सवाल है और हम देखते हैं कि नाखून हर तीसरे दिन पे उसको काटेंगे फिर बढ़ जाता है, फिर काटेंगे फिर बढ़ जाता है। तो देखिएगा कि नाखून एक निर्लज अपराधी कहा गया है। नाखून को क्या कहा गया है? तो नाखून निर्लज अपराधी है, नाखून बेहया है, नाखून बेशरम है, नाखून निर्लज अपराधी है। नाखून को है जो पार्श्ववृत्ति कहा गया है। पार्श्ववृत्ति मतलब क्या? तो पुरानी यादें, मतलब नाखून जो पड़ता है तो हमारी पुरानी यादों को दर्शाता है, बताता है कि हमें वो पुरानी यादें थी जो मनुष्य 200 साल पहले, या 200 साल पहले नहीं बल्कि कई वर्ष पहले मनुष्य जो क्या था? बिल्कुल जंगली था, वन मानुष था, आदि मानव था। तो ये पार्श्ववृत्ति यानी कि पुरानी यादें हैं जो कि हमारे नाखून है जो ये पुरानी यादों को दिखाती है, दर्शाती है कि तुम मनुष्य पहले क्या थे। तो तुम मनुष्य पहले जंगली था, वन मानुष था, और वही नाखून है जो दर्शाता है। और हम लोग नाखूनों को काट करके हैं जो हम लोग अच्छा मानव बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा मनुष्य, आदर्श मनुष्य बनने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बाबू, उसके बाद जब दांत बढ़ती है, जब नाखून बढ़ता है उसके बाद दांत की बारी आती है। दांत भी है जो बढ़ता है बाबू, हमारे बाल भी बढ़ते हैं, लेकिन नाखून के बाद दांत का किस्सा आया है। नाखून के बाद दांत बढ़ते हैं। नाखून के बाद क्या होता है? तो नाखून के बाद ही दांत की बात कही गई है आपके बुक के अनुसार। तो बाबू आगे चलेंगे। उसके बाद है मानव, जंगली, वनमानुष, आदि मानव था। उस समय जब मानव है जो जंगली वनमानुष था, तो उस समय है जो अस्त्र शस्त्र का है जो चाल चलन नहीं था। मतलब उस समय आदि मानव है जो इतना विकास नहीं कर पाया था। धीरे धीरे उन्होंने है जो विकास करना शुरू किया। अस्त्र के रूप में है उन्होंने अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते थे और अपनी जीवन यापन करने के लिए या दूसरे से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए आदि मानव है जो अपने नाखून को आवश्यक अंग मानते थे। इसलिए वनमानुष के लिए नाखून बहुत जरूरी था, अति आवश्यक था। अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए वो अपने नाखून एक आवश्यक अंग मानते थे। नाखून एक मतलब अस्त्र के रूप में उपयोग करते थे। अस्त्र मतलब क्या है बाबू? अस्त्र और शस्त्र आया है आपके ही मतलब इस ललित निबंध में अस्त्र और शस्त्र की बात है। अस्त्र मतलब जो जिससे हम मतलब फेंक करके मानो अस्त्र, और शस्त्र जिसको फेंक करके मारा जाता है, जैसे तलवार हो गया, ये शस्त्र हो गया। और अस्त्र किसे कहेंगे? तो जैसे तीर नहीं होता है, तीर को हम तीर करके टांग करके मारते हैं तो वो अस्त्र हो गया, और जिससे हम भाला से या चाकू से फेंक करके मारे तो शस्त्र हो गया। तो पहले है जो अस्त्र और शस्त्र का विकास नहीं हुआ था, आदि मानव नहीं किए थे, तो ये लोग है जो नाखूनों का इस्तेमाल करते थे अस्त्र के रूप में और अपने आप को सुरक्षा करते थे। उसके बाद है कि असुरों के पास अनेक विधाएं थी पर लोहे का अस्त्र नहीं थे। मतलब यहाँ पर कहा कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, मनुष्यों के पास है जो लोहे का अस्त्र था। धीरे धीरे मानव और आगे बढ़ा और विकास किया तो उनके पास अस्त्र यानी कि लोहे का अस्त्र होने लगा। उसके बाद है जो और विकास किया तो तोप, बम और बारूद बनाने लगा। उसके बाद है धीरे धीरे है जो आदि मानव है जो मनुष्य के रूप ले लिया। और आगे चलेंगे बाबू। असुरों के पास अनेक विधाएं थी पर लोहे का अस्त्र नहीं था, इसलिए विजय नहीं हो पाए थे। नकदर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
जो नाखून पे विश्वास करते हैं, जो अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं, जो मनुष्य काहिल है यानी कि जो आलसी है, वो मनुष्य है जो अपने नाखून पर विश्वास करके, एटम बम पर विश्वास करके है जो, या बारूद तोप पर विश्वास करके अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ऐसे मनुष्य को हमें धिक्कारना चाहिए। मनुष्य को है जो न बम पर भरोसा रखना चाहिए, न ही है जो तोप पर भरोसा रखना चाहिए, बल्कि मनुष्य को है जो स्वयं है जो ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। चलो आगे चलते हैं बाबू। इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र है। जब ये सब की बात हो जाती है तो इंद्र का वज्र दधीचि मुनि हड्डी से, दधीचि मुनि हड्डी राजाओं का, देवताओं का जो हड्डी था बाबू, उससे है जो इंद्र का वज्र बना था दधीचि मुनि हड्डी से। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे शक्तिशाली है, सबसे ऐतिहासिक अगर कोई था उस समय अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में, तो वो दधीचि मुनि हड्डी से बना था इंद्र का ब्रज, यानी कि इंद्र का ब्रज, जो यहाँ पर पहना जाता था बाबू, ताकि दुश्मनों से बच सके। दुश्मनों से हम क्या कर सके, तो बच सके। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन हॉल में आएगा कि इंद्र का वज्र किस चीज से बना है, तो दधीचि मुनि के हड्डी से बना है। आगे नाखून रखना जरूरी था प्राचीन काल में, ये तो बता ही दे कि पुराने समय में 200 बरस पहले का समय या बहुत साल पहले का समय, जब मानव है जो आदि मानव था, जंगली था, वनमानुष था, उस समय नाखून रखना अति आवश्यक था और उसे वो आवश्यक अंग समझते थे। उसका कालिदास का कथन था बाबू कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब भी नहीं होते। मतलब कालिदास कहते हैं कि सभी पुराने, मतलब सभी पुराने लोग हों या वस्तु हों या टीचर हों, तो कहते हैं कि सभी पुराने टीचर हैं वो ये जरूरी नहीं है कि अच्छे भी होते हैं, और सभी नए खराब नहीं होते। मतलब कालिदास का एक कथन यहाँ पढ़े कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब भी नहीं होते। मतलब कालिदास का एक कथन है कि सभी पुराने पर जो ये नहीं कहना चाहिए कि सभी पुराना है जो अच्छा ही है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पुराना टीचर जो अच्छा ही हो, और सभी नए खराब भी नहीं होते। मतलब सभी नए जो मतलब टीचर हो या सभी नए स्टूडेंट हो, वो जरूरी नहीं है कि खराब ही होंगे, उसमें से कुछ अच्छे भी होंगे, उसमें से कुछ अच्छे टीचर भी होंगे। तो ये कालिदास का कथन है कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे कि वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि 2000 वर्ष पहले नाखूनों को जमकर संवारा जाता था। मतलब वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि 2000 वर्ष पहले है जो नाखूनों को बहुत ज्यादा संवारा जाता था। मतलब और उस नाखून को कभी वर्तुलाकार बनाया जाता था, कभी है जो चंद्राकार बनाया जाता था, कभी है जो और अनेक रूपों में ढाल करके वो जो खूबसूरत बना करके लोग अपने ऊपर धारण करते थे, मतलब अपने पास रखते हैं। अभी भी है जो आपकी हीरोइन वगैरह लोग है जो नाखूनों को संवार करके रखती है, उसे काटती नहीं है, जो कि वो पाश विवृति है, यानी कि पुरानी यादें हैं, और ये सहजात विवृति है, यानी कि नाखून अगर कोई इंसान रखता है तो समझो कि उसे क्या कहा गया है, तो वनमानुष कहा गया है, या उसे मतलब पशुता की ओर ले जाती है। नाखून रखना क्या है, तो पशुता, पशु बनने की ओर ले जाती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ता है, लिखता है और पढ़ने लिखने में वो कामयाब हो जाता है तो उसे सफल कहेंगे, और चरितार्था उसे कहेंगे जो अपने चरित्र का अच्छे से ध्यान रखता हो। जैसे चरितार्था क्या है, तो चरितार्था है अपने है जो अपने अंदर क्या, तो विनम्रता रखना, अपने अंदर हमदर्दी रखना, अपने अंदर त्याग रखना, दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखना, ये है आपका क्या, तो ये आपका है चरितार्था। और सफलता क्या है, तो जैसे नाखून है, नाखून को काट दिए तो ये क्या है, ये बाबू आपकी काट दिए तो ये सफलता है। और चरितार्था क्या है कि नाखून को है जो बार बार जब उगे तो उसे काट देना चरितार्था। और सफलता है बाबू कि जब आदमी है जो कोई काम करता है, काम करने के दरमियान वो मेहनत पूर्वक काम करता है, उसमें सफल हो जाता है, उसे सफलता कहते हैं। और चरितार्था कहते हैं कि
जब नाखून बढ़ता है तो उसकी काट देना उसे क्या तो उसकी चरित्र को दर्शाता है, उसके है जो मतलब कैरेक्टर को दर्शाता है। तो ये है सफलता और चरितार्थ में अंतर। इस मतलब ललित रचना में ज्यादा कुछ नहीं है बाबू। क्वेश्चन आता है इस तरह से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून निर्लज अपराधी है, नाखून एक पार्श्ववृत्ति है जिसमें है जो कि मनुष्य को ये पुरानी याद दिलाती हैं कि मनुष्य पहले आदि मानव था, वन मानुष था, और उसे काट करके मनुष्य है जो अच्छा मानव, अच्छा आदर्श मानव बनने की कोशिश करता है। उसके बाद है क्वेश्चन दूसरा है कि नाखून बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो प्रकृति मनुष्य को बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को है जो उसकी है जो पशुता को याद दिलाती है कि पहले मानव आदि मानव जो था वो पशु था, धीरे धीरे है जो वो मानव में प्रकट हुआ, मनुष्य में प्रकट हुआ। उसके बाद है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, तो मनुष्य बार बार नाखूनों को काट करके है जो अच्छा और आदर्श व्यक्ति बन करके दिखाने की कोशिश करता है कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम नाखून रखेंगे तो हम पशुता की ओर पशु के गिनती में आएंगे, और उसी नाखून को है जो वो काट करके है जो अच्छा और आदर्श मानव बनते हैं। उसके बाद है कि लेखन के आगे है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। तो नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां, सही बात है, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन बड़े नहीं है बाबू। नाखून बढ़ाना ये मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, मतलब मनुष्य की है जो क्या है तो उसकी है जो पशुता की ओर जाती है, और उसे काट देना है जो मनुष्य की चरितार्था को दर्शाता है, मनुष्य की कैरेक्टर को दर्शाता है। तो यही बताया गया है, इसमें कोई ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं है बाबू। ऐसे ललित रचना में बस नाखून को आपके पास दिया गया है, बाल दिया गया है, तो उसे है जो हमेशा काटते रहिए ताकि आप आदर्श मानव बने, जंगली न बने, आदि मानव न बने, वनमानुष न बने। तो ठीक है बाबू, क्वेश्चन आप बनाइएगा। अगर क्वेश्चन छूटे एक भी तो आप मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा ये आपके ललित रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहुत ही मतलब मजेदार है चैप्टर है बाबू। तो आप इसी वीडियो में आपको अगला वीडियो में सब्जेक्टिव मिलेगा और ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और इसे चैनल पे मिलेगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में